स्क्रीन देखिए ये सबको। ओके, तो अब आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने HTML को काफ़ी देख लिया था, कुछ चीज़ें रह गई थी, उन चीज़ों को आज हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो मैंने एक नया फोल्डर बना लिया है day2 नाम से। अब सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पे index.html, या फिर मैं बना लेता हूँ day2.html। मैंने बताया था .html वगैरह क्यों लिखा जाता है, पिछली क्लास में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। मैंने day2.html लिखा, उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे इसका बॉयलरप्लेट कोड। इस तरीके से बॉयलरप्लेट कोड मैंने लिख लिया। डॉक्यूमेंट को रिमूव करके मैंने लिख दिया यहाँ पे day2। अब इस पेज को हमें रन करना है, मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा और उसे रन कर लूँगा। इस तरीके से हमारा पेज ये रन हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसके आगे देखते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो हमने ए टैग के बारे में पढ़ा था कि इसे हम लोग एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग ये क्यों यूज होता है? तो HREF में हम जो भी लिंक देते हैं और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया क्लिक टू विजिट GText, ये लिख दिया, और मैंने यहाँ पे GText की वेबसाइट की लिंक दे दी। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही हम इस क्लिक टू विजिट GText पे क्लिक करेंगे तो हम इस URL पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ए टैग का यही काम होता है, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखो अब हम GText की मेन वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, अभी मेरे ब्राउज़र में सिर्फ एक टैब खुला हुआ है, एक ही टैब है सिर्फ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सेम टैब में हमारा वेबसाइट ओपन हो जाता है, जो भी हमारा लिंक हो वो सेम टैब में ओपन हो जाता है। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको चेंज करने के लिए एक और एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, टारगेट। टारगेट में हम ये बताते हैं कि क्लिक करने के बाद कहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट ओपन करनी है, कहाँ पे ये URL न्यू वाला URL ओपन करना है। टारगेट में अगर हम लिखते हैं _blank, _ blank लिखने से क्या होगा कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक और नया टैब आ जाएगा और ये वाला पेज हमारा एज इट इज रहेगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो एक और नया टैब खुल गया। अब टोटल मेरे पास 2 टैब हो गए, एक GText की वेबसाइट की और एक हमारे अपने वेबसाइट की जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो टारगेट _blank लिखने से क्या होता है कि जब भी हम लिंक विजिटेड लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो एक नए टैब में ओपन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट की वैल्यू जो होती है _self होती है। सेल्फ का मतलब कि जब मैं क्लिक करूं तो इसी पेज पे हमारी वेबसाइट ओपन कर देना, इसी पेज पे हमारा URL ओपन कर देना। लेकिन अगर हम वहीं सेल्फ की जगह अगर हम _blank लिख देते हैं तो अब हम जब भी इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वह एक नए टैब में ओपन करेगा। तो ए टैग में ये एक टारगेट वाला एट्रीब्यूट याद रखना कि टारगेट में अगर हम लोग वैल्यू _blank देते हैं तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो हमें एक नए टैब में हमारी URL को ओपन करता है। क्लियर है? अब ए टैग के बाद आते हैं, अब हम देखते हैं कि हमें क्लिकेबल इमेज कैसे बनाना है। हमने इमेज लगाना सीख लिया था। मैंने IMG टैग लिया, गूगल पे आ गया और गूगल पे सर्च किया गूगल इमेज। यहाँ से मैं गूगल की इमेज ले लूँगा और वेट, आई थिंक ये मान लो है। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने बताया था कि कॉपी इमेज एड्रेस करना है और SRC में यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो हमारी वेबसाइट पे ये इमेज आ गई। लेकिन अब ये इमेज क्लिकेबल नहीं है। मैं इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देता हूँ और विड्थ कम करता हूँ। आई विल विड्थ की 200 पिक्सल। इतना हो गया। यहाँ पे मैं 2 BR टैग लगा देता हूँ। BR टैग लाइन ब्रेक टैग होते हैं। ये हमारे नेक्स्ट वाले, मतलब ये इमेज को क्या करेंगे, यहाँ से 2 एंटर की तरह 2 स्पेस क्रिएट कर देंगे। अब ये देखो गूगल नीचे आ गया हमारा, लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई हमारी। अब गूगल तो आ गया, अब मैं चाहता हूँ ये इमेज क्लिकेबल हो। हम जब इस गूगल पर क्लिक करें ना तो हम गूगल की वेबसाइट पे चले जाएँ। गूगल की वेबसाइट इन द सेंस कि हम इस पे आ जाएँ, google.com, इस पे।
तो क्लिकेबल इमेज कैसे बना सकते हैं? तो देखो इमेज है, सबसे पहले एक एंकर टैग बना लो। एंकर टैग में वो लिंक पेस्ट कर दो जहाँ पे क्लिक करके जाना है। क्लियर है? और अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते थे, नाम लिखते थे। नाम लिखने से क्या होता था कि उसी टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करके और अपने यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो गए थे। अभी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, इस इमेज टैग को इस ए टैग के अंदर रखेंगे। बन गया हमारा क्लिकेबल इमेज। मतलब अब हम अगर इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो ए टैग पे क्लिक कर वो होगा और वो हमें इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देगा। कैसे? अब देखो जैसे मैं इस इमेज को हॉवर करता हूँ तो कर्सर भी चेंज हो रहा है, और अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ अब मैं गूगल की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हूँ। तो इस तरीके से हम लोग क्लिकेबल इमेज बनाते हैं। अब ये इमेज क्लिकेबल है। अब यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर सकते हैं, टारगेट। टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक लिख सकते हैं। अगर हम टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक देते हैं तो अब जब भी हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूआरएल नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीपल इमेजेस के साथ हम काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फेसबुक की इमेज निकाल लेता हूँ। और मैं एक फेसबुक का बना देता हूँ क्लिकेबल लिंक। IMG लिखा, फेसबुक की इमेज डाल दी और इसकी भी विड्थ मैं कर देता हूँ 200। और यहाँ पे फेसबुक के पेज का लिंक, फेसबुक ये है facebook.com। अब हमारा फेसबुक वाला बटन भी क्लिकेबल है। अगर हम फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी अगर हम पास कर देते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देते हैं, अब क्या होगा कि इस फेसबुक पे क्लिक करके हमें नए टैब में आ जाएंगे। तो फेसबुक पे क्लिक करके फेसबुक का पेज ओपन होगा, गूगल पे क्लिक करके गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। तो तुम लोग को समझ हो आ गया होगा कि हम लोग इमेज को कैसे क्लिकेबल बनाते हैं। अब एक चीज़ और है कि हम डायरेक्ट बटन पे क्लिक करके मेल पेज को कैसे ओपन कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग मेल सेंड कर सकते हैं। उसके लिए एंकर टैग ही होता है, उसमें तुमने लिख दिया मेल टू, ये लिखना इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पे मेल भेजना है अब उसका नाम लिख दो, जैसे मुझे इस ईमेल पे भेजना है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक टू सेंड ईमेल। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो ये मेल वाला पेज ओपन कर देगा बिल्कुल, कि अब आप मेल भेज सकते हो यहाँ से। इस तरीके से डायरेक्ट ही मेल ओपन कर देता है। सेम इसी तरीके से एक और होता है जो फ़ोन नंबर डायल पे डायल कर देता है, टेल करके होता है वो। क्लिक टू डायल, तो देखो ये डायलर पे डायरेक्ट ओपन करने की परमिशन मांग रहा है। तो इस तरीके से क्लिकेबल डायल बनते हैं। आई होप मैं तुम्हें ये दिखा सकता हूँ। एक चैट की है अभी, एक सेकंड, फ़ोन की है नहीं, तो मैं तुम्हें दिखाता। हाँ देखो जैसे ही इस नंबर पर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ये डायलर ओपन करने की परमिशन दे रहा है। तो उसे बनाने के लिए ही ये कोड यूज किया जाता है। HREF में टेल के बाद तुम अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो। तो जैसे ही फ़ोन में अगर तुम ये वेबसाइट फ़ोन में ओपन करते हो और इस पर क्लिक करते हो तो तुम इस चीज़ को डायरेक्ट ये तुम्हारे डायलर पे डायल होकर ये नंबर आ जाएगा। और अगर इस मेल पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम मेल भेज पाओ। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारा एंकर टैग लगभग खत्म हो गया है। एंकर टैग के बाद अब आते हैं कि कई बार हमें बटन को क्लिकेबल बनाना होता है, क्लिक में। बट इस बटन पे क्लिक करके ना किसी पेज वगैरह पे हमें जाना है,
तो उस केस में क्या करते हैं, इसके पहला तरीका तो ये है कि जो हमारा ए टैग है उसको हम CSS से बटन की तरह बनाएं, या इस बटन को जावास्क्रिप्ट इस पर क्लिकेबल बना दें। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बस एक चीज़ लिखनी होती है, ऑन क्लिक, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल टू, और जहाँ पे हमें रिडायरेक्ट होना है उस वेबसाइट का URL। बस इतना ही हमें लिखना होता है, क्लिक टू रिडायरेक्ट, या फेसबुक बस लिख लेते हैं। तो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये हमें फेसबुक के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। और जबकि ये एक बटन है, एंकर टैग है नहीं, हमने इसमें href भी नहीं पास किया है, तो जब हमें बटन को क्लिकेबल बनाना होता है तो हम इस ऑन क्लिक प्रॉपर्टी का यूज करके और जावास्क्रिप्ट से डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन से इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे तो इस चीज़ को ही यूज कर रहे होंगे, ऑन क्लिक। तो ये सारे जो भी माउस इवेंट के लिसनर्स हैं ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग आते हैं आगे टेबल्स पे। इस चीज़ को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। टेबल कैसे बनते हैं, हमारा पेज अभी खाली हो गया बिल्कुल। अब हम यहाँ पे देखते हैं टेबल, टेबल टैग मैंने लिखा, टेबल टैग के अंदर tr, जो हमारा टेबल होता है, मैं एक सेकंड समझाता हूँ, टेबल डॉट tng, देखो टेबल क्या होता है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, क्लियर है। अब इस बॉक्स में यहाँ से एक लाइन खींचनी है, इस तरीके से, और भी लाइन्स बना दी मैंने, मतलब इसको डिवाइड कर दिया। ओके, इसके बाद एक लाइन इधर से खींचनी चालू कर दी। इस तरीके से ये हमारा टेबल है। अब इस टेबल में ध्यान देना कि ये जो फर्स्ट वाली हेडिंग होती है, इसको बनाने के लिए हम लोग TH का यूज करते हैं, टेबल हेड। ठीक है, और बाकी में फिर हम लोग डेटा अपना फिल करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने TR बनाया, अब हम लोग बनाएंगे TH मान लो मैंने इसमें नेम दे दिया, ID दे दी सबसे पहले, यहाँ पे स्टूडेंट्स की ID आ जाएगी, यहाँ पे मैंने दे दिया नेम, और यहाँ पे दे दिया उनका क्लास। ठीक है, अब हम ये चीज़ देखते हैं वो ये रन कैसे हो रही है। तो देखो इस तरीके से ये अभी हमारा टेबल दिख रहा है, टेबल अभी हमारा ऐसा दिख रहा है कुछ। ओके, अब तो ये हमारा हेडिंग तो बन गई। हेडिंग के बाद अब हमें डेटा भी दिखाना है, जैसे मान लो अगर ये ID है तो ID में ID वाले कॉलम में अब यहाँ पे 1 आना चाहिए, फिर यहाँ पे 2 आना चाहिए, फिर यहाँ पे 3 आना चाहिए, इस तरीके से आएगा। इसको बनाने के लिए फिर हम लोग, ये हमारा एक TR हो गया, यानी एक रो हो गया, ध्यान देना ये हमारी एक रो हो गई बिल्कुल। हमें और रो बनाने हैं, और रो बना लो तुम, इसमें भी तुम चाहो तो TH के साथ चीज़ें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो एक और रो बन गई, अब हमारे पास 2 रो हो गए, क्लियर है। तुम चाहो तो एक और रो बना लो ऐसे ही। तो
तो देखो एक और रो बन गई, टोटल मैंने 3 रो बना ली। लेकिन जो फर्स्ट वाला रो होता है उसको हम लोग सिर्फ TH में लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये हेडिंग्स होते हैं, ये कॉलम्स के हमारे हेडिंग्स हैं, तो इस वजह से इसको हम लोग TH में लिखेंगे, टेबल हेडिंग्स। और उसके बाद के जितने TH, उसके बाद के जितने रो बनेंगे उसको हम लोग TD में लिखते हैं, टेबल डिस्क्रिप्शन कैसे, TD। तो देखो ये इस तरीके से डेटा के फॉर्मेट में सेट हो गया। टेबल हेडिंग हमेशा सेंटर में रहते हैं और टेबल डिस्क्रिप्शन को हम लोग को CSS के थ्रू अलाइन करना होता है कि हमें सेंटर में रखना है या नहीं रखना है। इतना हो गया। हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमने ID, नेम और क्लास को हेडिंग रखा है, यहाँ पे हेडिंग में दिख रहा है। उसके बाद के 2 रो बनाए, उसको हमने TD में रखा है। तो ID 1 रहेगी, नेम इसका रहेगा अमन और इसका क्लास रहेगा ID 2 रहेगी, नेम इसका रहेगा कुणाल और क्लास इसका रहेगा। तो देखो ये फर्स्ट अमन 8 क्लास इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अभी भी ये टेबल ना फॉर्मेटिंग सही से नहीं दिख रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। हम इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर कैसे लगाएंगे? तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी CSS देखते हैं कि CSS कैसे काम करता है। अपने HTML के अंदर ही CSS लिखने के लिए हम लोग स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यही काम करेंगे। बाकी CSS की क्लास में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि CSS कैसे लिखी जाती है, इंटरनल CSS क्या होती है, इनलाइन CSS क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाया। स्टाइल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर ही लगेगा, ये ध्यान रखा जाएगा। तो स्टाइल टैग लगाया, मुझे लिखना किसके लिए है? टेबल के लिए। टेबल के अंदर और क्या है? TH है और TD है। इसके लिए मैं बॉर्डर लिख दिया मैंने 1 पिक्सल। अगर ना समझ में आए तो चिंता नहीं करना, जब हम लोग करेंगे CSS तो कंप्लीटली ये समझेगा। तो मैंने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। 1 पिक्सल का मतलब है कि कितना मोटा हमें बॉर्डर दिखाना है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए या फिर कितना ज़्यादा वेट में वो दिखे। सॉलिड का मतलब कि बॉर्डर के कई सारे टाइप्स आते हैं, तो उसके लिए पहला टाइप सॉलिड हमने डाल दिया। और बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, तो मैंने कह दिया ब्लैक। तो देखो हमारे पास ब्लैक कलर में बॉर्डर आ गया, दिख रहा है? अब इसमें क्या है ना कि ये देखो इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में ऐसे गैप्स दिख रहे हैं। इन गैप्स की वजह से ये अच्छा लग नहीं रहा है, ये सारे बॉक्स बॉक्स बन गया है। इसको कैसे हटा सकते हैं? इसके लिए एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग, बॉर्डर माइनस कोलैप्स, बॉर्डर हाइफन कोलैप्स, और इसको कोलैप्स कर दो। तो अब क्या होगा कि अब ये सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा टेबल बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई हमें टेबल बनाने में। अब यहाँ पे ध्यान दो कि देखो ये सारे के सारे चिपके हुए काफ़ी दिख रहे हैं, अपने टेक्स्ट से बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। इसके लिए हम चाहें तो उसकी पैडिंग दे सकते हैं। मैंने कह दिया कि पैडिंग तुम ले लो 20 पिक्सल का। अब इनके बीच में स्पेसेस हो गए, दिख रहा है? अब हमारा टेबल ये सही दिख रहा है। हमने 20 पिक्सल की पैडिंग दे दी। पैडिंग देने से क्या होगा कि ये ID और बॉर्डर इन दोनों के बीच में ना, मतलब ये टेक्स्ट और ये बॉर्डर इन दोनों के बीच में 20 पिक्सल का गैप हो जाएगा। तो इसी को हम लोग पैडिंग कहते हैं। अब ये पैडिंग इनसाइड की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ ये स्पेसेस हैं, तो इसे पैडिंग कहते हैं। यही जब बॉर्डर के बाहर की साइड होगा तो उसे हम लोग मार्जिन कहेंगे। ये सारी चीज़ें CSS में देखेंगे। तो अभी हमने बॉर्डर डाल दी। बॉर्डर अभी सॉलिड है बिल्कुल, तो सॉलिड में बॉर्डर इस तरीके से दिखता है। उसके अलावा सॉलिड के अलावा और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बॉर्डर में डैश डाल सकते हैं। तो हमारा बॉर्डर इस तरीके से दिखेगा डैश फॉर्मेट में। ओके, इतना हो गया। अब देखो मैं मान लो बॉर्डर सॉलिड ही रखता हूँ और कोलैप्स नहीं करता इसे, तो हमारा बॉर्डर ऐसे बॉक्स बॉक्स में दिखेगा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ। मैंने दे दिया बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, ये देखो ये बॉर्डर रेडियस अब गोल गोल हो गया, ऐसे राउंडेड। तो मैं इसे जितना कम ज़्यादा चाहूँ कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर हम चाहें तो कोलैप्स करके भी ये काम कर सकते हैं। तो कोलैप्स पे वो चीज़ बॉर्डर रेडियस नहीं है। तो हमने बॉर्डर टेबल में इतनी चीज़ें देख ली, टेबल हमने बना ली।
टेबल में रो वगैरह देख ली, ने हमने एक दो डेटा भी डाला, उसके बाद हमने बॉर्डर वगैरह देख ली और बॉर्डर की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देख ली। अब हम आते हैं यहाँ पे कि टेबल में कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक नया टेबल बनाएंगे। मैंने एक टेबल बनाया, टेबल में एक रो बनाई और इसमें TH दे दिया, यहाँ पे डे, इधर हमारे डेज आएंगे। डेज में कौन कौन से हैं, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, ओके। उसके बाद फिर से मैंने एक रो बनाई और इसमें दे दिया, यहाँ पे डे था ही, ये डे ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, देखो हमारा इस तरीके से दिख रहा है 1 2 3, क्लियर है। और मैं चाहता हूँ यहाँ से मंडे को अगर मैं हटा दूँ, अब यहाँ पे गैप आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डे और ट्यूजडे इन दोनों को ना एक ही कॉलम में मैं कर दूँ। इसके लिए हम करेंगे रो स्पैन, चेक करते हैं, रो स्पैन 2 कर दिया। सॉरी, इसके लिए कॉल स्पैन आएगा कॉल स्पैन 2, तो ये दो कॉलम के बराबर खुद ही साइज ले लेगा। अब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल फिट बैठ रही है टेबल, इसने दो कॉलम की साइज खुद ले ली है। अगर हम इसे कह दें रो स्पैन 2, तो ये नीचे वाले एक को भी साइज ले लेगा, यानी दो रो की साइज ये ले लेगा। ये वाली एक्टिविटी हटा देते हैं, तो ये दो कॉलम और दो रो की साइज ले रहा है। अगर हम इन दोनों को हटा दें तो देखो डे आना चाहिए इतने में, इतने में सिर्फ एक कॉलम में डे आना चाहिए, लेकिन मैंने डे को कह दिया कि तुम्हारा जो है रो स्पैन 2 है, तो ये रो में दोनों की साइज लेगा। ये फर्स्ट वाले रो की साइज ले रहा है और सेकंड वाले रो, दोनों को मर्ज करके एक रो बना लिया उसने, उतना साइज वो अकेले ले रहा है। और अगर हम कह दें कि तुम कॉल स्पैन में भी ले लो, या हम 1 को कह देते हैं, 1 के पास स्पेस नहीं है, ट्यूजडे के पास, इसको कह देते हैं कि तुम कॉल स्पैन 2 ले लो, तो इसमें दो कॉलम के बराबर साइज है। देखो 1 और 2 दोनों ट्यूजडे के ही इस तरीके से। कॉल स्पैन की जगह हम 3 भी कर सकते हैं, ये 3 की साइज ले लेगा इस तरीके से। ये होते हैं हमारे टेबल में रो स्पैन और कॉल स्पैन, इस तरीके से काम करता है। हम टेबल के कॉलम्स और रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज करते हैं। अब आ जाते हैं अपने पुराने वाले टेबल पे। हमने ये टेबल बनाया था, इस टेबल में एक और चीज़ होती है, इस टेबल का देखो हेडिंग नहीं दिया है, हमने कुछ भी नहीं दिया है। इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक टैग है कैप्शन। कैप्शन टैग में मैंने लिख दिया स्टूडेंट डेटा, ये देखो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है टेबल के, क्यों, क्योंकि टेबल कैप्शन हमेशा टेबल के सेंटर में आते हैं, इस वजह से। तो इस तरीके से हम टेबल का नाम दे सकते हैं। वैसे ही अगर मैं इस वाले टेबल का नाम दूँ, मैंने कैप्शन दे दिया डेज, तो देखो यहाँ पे आ गया डेज, और यहाँ पे मैं 2 BR टैग लगा देता हूँ जिससे स्पेस आ जाए। इस तरीके से हमारे पास स्पेस भी आ गया। तो आई अब तुम्हें टेबल की चीज़ें समझ में आई होंगी कि टेबल कैसे काम करता है, टेबल कैसे बनाया जाता है, टेबल में रो स्पैन और कॉल स्पैन कैसे होते हैं, टेबल कैप्शन क्या होता है, इतनी चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं एक नई चीज़ पे, लिस्ट। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है हमारी टेबल की चीज़ें, टेबल्स इन HTML। इंटरव्यू में ज़्यादातर कॉल स्पैन रो स्पैन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना कॉल स्पैन और रो स्पैन को याद रखना, कॉल स्पैन और रो स्पैन कैसे काम करता है। अब आते हैं लिस्ट पे।
HTML में टोटल 3 तरीके की लिस्ट है। HTML में जो लिस्ट है हमारे पास टोटल 3 तरीके की है। मैं एक बार बता देता हूँ। पहला UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद OL ऑर्डर्ड लिस्ट, और फिर DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इस तरीके से टोटल 3 लिस्ट है। बनाया कैसे जाते हैं ये लिस्ट? तो सबसे पहले UL लिखा, सबसे पहले ये बताना होता है कि कौन सी लिस्ट हमें बनानी है। तो मैंने बताया कि UL बनानी है हमें, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। उसके बाद अब हम LI लिखेंगे और LI में लिखते जाएंगे। जैसे मान लो पहले बनाया मैंने I, या फिर मैं डेज के बनाता हूँ। मैंने लिखा मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो देखो ये लिस्ट हमारी बन के आ गई। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि ये जो तुम्हें डॉट्स दिख रहे हैं इसी तरीके से आते हैं। मतलब ये कोई ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है, इसमें नंबरिंग वगैरह नहीं आएगा, इसमें इसी तरीके के डिजाइन हैं। इसे चेंज कैसा किया जा सकता है? तो यहाँ UL में स्टाइल, और यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप। अब लिस्ट स्टाइल टाइप में अभी क्या है? तो अभी ये सर्कल है, सॉरी डॉट है, अभी हम इसे सर्कल करते हैं। सर्कल, तो अभी ये सर्कल हो गया, लिस्ट स्टाइल सर्कल हो गया। अगर मैं इसे कह दूं डॉट, डॉट डिस्क, तो डिस्क में ये ऐसा रहता है, सर्कल में ये इस तरीके से सर्कल हो जाता है, इस तरीके से। और उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर में ये इस तरीके से होता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में इस तरीके का काम है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए बस करना है OL, जो हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। अब OL में हमें क्या करना है? लिस्ट बनाते जाना है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ मैगी की चीज़ें। तो हमें मैगी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए मैगी, और उससे पहले पानी चाहिए, पानी लिख लिया। और क्या चाहिए? नमक, मैगी, और क्या चाहिए? प्याज, और गैस। तो इतनी चीज़ें आ गई। अब देखो ऑर्डर लिस्ट में क्या आ रहा है? नंबरिंग के साथ आ रही हैं चीज़ें, 1 2 3 4 5 आ रहा है। क्लियर है? जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये स्क्वायर या डिस्क या सर्कल इन टाइप्स में आता है। अब इसमें जो नंबरिंग आ रही है ना, इसे भी हम लोग चेंज कर पाएंगे। कैसे? तो सबसे पहले हमें इसमें यह बताना होता है कि हमें जो ऑर्डर लिस्ट है किस टाइप में दिखानी है। 1 2 के फॉर्मेट में दिखानी है, कैपिटल ABCD के फॉर्मेट में दिखानी है, स्मॉल ABCD के फॉर्मेट में दिखानी है, कैपिटल रोमन नंबर दिखाना है, या स्मॉल रोमन नंबर दिखाना है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 के फॉर्मेट में दिखा रहा है। मैं कहता हूँ तुम ABCD के फॉर्मेट में दिखाओ। तो अभी ये ABCD के फॉर्मेट में इसने कन्वर्ट कर दिया। मैं इसे कहता हूँ कि तुम स्मॉल रोमन नंबर में दिखाओ। तो ये देखो स्मॉल रोमन नंबर में वो दिखा रहा है। इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट हमारी काम करती है। तो मैंने इसे कहा कि तुम 1 2 के फॉर्मेट में दिखाओ। 1 2 के फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। अब हम इसे ये भी बता सकते हैं कि तुम कितने नंबर से दिखाना चालू करो। जैसे मैंने कह दिया कि तुम स्टार्ट होना 10 के बाद, यानी 11 से। तो देखो इसमें सॉरी 10 यानी 10 से शुरू करेगा, 10 11 12। अगर मैं कह दूँ तुम शुरू करो 20 से, तो ये शुरू करेगा 20 21 22 23 ऐसे। ये सब में काम करेगा। अगर मैं इसे कह दूँ तुम कैपिटल A में दिखाओ, तो ये 20 पे T आता है, तो T के बाद दिखाएगा TUVWX। अगर मैं कह दूँ कि तुम दिखाओ 5 से, तो ABCD में 5 पे E आता है, तो वो E से दिखाएगा EFGHI। रोमन नंबर में भी ये काम करेगा, 5 से दिखाना शुरू करेगा, 5 6 7 8। इस तरीके से हम लोग ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं।
और ये दो लिस्ट कॉमन है, मोस्टली यूज भी होती है। तीसरी जो लिस्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसको DL से बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे DL, ये है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दो चीज़ें और, पहला DT और उसके बाद DD, डिस्क्रिप्शन डेटा, और डिस्क्रिप्शन पता नहीं डिस्क्रिप्शन हेड या टेबल ऐसे। जैसे मान लो मैंने लिखा कॉफ़ी और इसके कॉफ़ी की डिस्क्रिप्शन ये है, कॉफ़ी से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन हमें लिखनी होगी वो हम लिख देंगे यहाँ पे। मैंने लिख दिया योर कॉफ़ी इज बेटर देन जोमेटो कॉफ़ी। तो देखो ये कैसा है, ये हमने जो DT लिखा था वो यहाँ पे आया, और जो DD लिखा था डिस्क्रिप्शन उसका, वो एक स्टेप नीचे बट हल्का सा 1 टाइप की स्पेसिंग पे आता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन बशर्ते ये इंटरव्यू रिलेटेड कई बार पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए 3 चीज़ों की नीड होती है, पहला DL, उसके बाद DT और DD। हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी, अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, UL और LI। हमने ऑर्डर लिस्ट पढ़ी, इसमें भी दो चीज़ें चाहिए, OL और LI। हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ी, इसमें 3 चीज़ें चाहिए, DL, DT और DD। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके बाद है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। टोटल 3 तरीके की लिस्ट हमने कर ली। हम इसमें एक और बना देते हैं, DT हमने बना दी एलिमेंट्स, और यहाँ पे DD में लिख दिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन HTML। इस तरीके से वो फॉर्मेट आ गया। क्लियर है? आई होप कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी क्लियर हो गई और लिस्ट टोटल हो गई कि हाँ लिस्ट HTML में कैसे काम करते हैं। अब हम आते हैं HTML में एक खास टॉपिक पे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स HTML में जो एलिमेंट्स हैं वो दो टाइप के हैं। कौन कौन? इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट अपने टेक्स्ट के अपने भर ही बस ये समझ, मैं यहाँ पे तुम्हें बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ। मान लो कि ये मेरा पेज है पूरा का पूरा, कहाँ गया ये हमारी पूरी की पूरी पेज है, यानी पूरी स्क्रीन है। ओके, 100% विथ पे है, यानी पूरी फुल स्क्रीन है। अब इसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, हेलो लिखा, हेलो की विड्थ कितनी होगी, जितनी इसकी ये बॉक्स है इतनी ही से साइज लेनी चाहिए, ये इतनी ही साइज लेगा। तो जो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जितने उनकी साइज होती है सिर्फ उतने ही लेते हैं, ये इतने में ही खुश है। अगर हम इनलाइन एलिमेंट के नीचे एक और इनलाइन एलिमेंट लिखते हैं तो वो नीचे नहीं आएगा, बल्कि क्योंकि इसकी स्पेस यहीं तक ख़त्म हो रही है, अभी इसके पास इतना स्पेस और बचा हुआ है, तो ये इसको अपने बगल में शिफ्ट कर लेगा कि आ जाओ हमारे पास जगह है। इस तरीके से अगर मान लो एक और इनलाइन एलिमेंट है तो वो भी इनके बगल में शिफ्ट होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिंग यहीं तक ख़त्म हो रही है, इसका स्पेस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अभी भी इसके पास स्पेस है तो ये रखते जाएगा। तो इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपनी विड्थ के बराबर ही बस साइज ऑक्यूपाई करते हैं, अपने विड्थ के बराबर ही साइज को रखते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं रखते हैं। उसके बाद आते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट
ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इसकी साइज इतनी है, दिख रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, ये पूरी विड्थ रखेगा, कहेगा नहीं ये रहेगा इतने में ही, लेकिन ये विड्थ कितना ऑक्युपाई करेगा, पूरी की पूरी। इसके बाद अगर हम कोई इनलाइन आइटम भी लिखते हैं तो वो इसके नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास इसने पूरी विड्थ ले ली ना, ये यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक इसने पूरा बुक कर रखा है। ये कहेगा भले ही मैं कम में हूँ लेकिन मुझे विड्थ पूरी चाहिए। इनलाइन के केस में क्या होता है कि उसके पास जितना एलिमेंट है, जितना आइटम है, बस वो उतने में ही खुश रहेगा, लेकिन ब्लॉक में नहीं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में क्या होगा कि उनका जितना स्पेस है वो तो रहेगा ही, लेकिन वो पूरी की पूरी विड्थ ऑक्युपाई करके रखेगा अपने तक, वो उस रो में, उस लाइन में और किसी को आने ही नहीं देगा। जब भी इसके नीचे हम कोई एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट लिखेंगे तो वो फिर से इसके नीचे ही आएगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के नीचे अगर कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखेंगे तो वो भी नीचे ही आएगा, इस तरीके से। अब मान लो कि अगर तुमने कोई इनलाइन एलिमेंट लिखा है, लिख दिया, इसने तो इतनी ही स्पेस ऑक्युपाई करे, इतनी ही, इसके बाद अभी इतना जगह बचा हुआ है, तो तुमने सोचा कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिख देते हैं, तो क्या वो यहाँ पे फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा, वो अपने आप अगली लाइन में चला जाएगा, वो कहेगा हमें पूरी की पूरी ही विड्थ चाहिए जब भी चाहिए। तो यही होता है HTML में। HTML में कुछ एलिमेंट्स इनलाइन हैं और कुछ एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो पूरी की पूरी विड्थ ऑक्युपाई करते हैं, और इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो अपने नीड के अकॉर्डिंग ही बस विड्थ ऑक्युपाई करते हैं, साइज ऑक्युपाई करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इनलाइन एलिमेंट, इसमें हमारा ए टैग आ जाता है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ तो मैंने यहाँ पे ए टैग लिखा और इसके बाद इसमें लिख दिया हेलो या आई एम इनलाइन एलिमेंट। चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिख के आ गया आई एम इनलाइन एलिमेंट। क्लियर है। उसके बाद मैंने इसके नीचे एक आई टैग लिख दिया और इसमें लिख दिया आई एम आई टैग। आई टैग भी इनलाइन एलिमेंट होता है, तो देखो ये भी इनलाइन एलिमेंट है, ये भी। तो आई टैग इसके बगल में आ गया, क्यों, क्योंकि ए टैग ने सिर्फ इतनी ही स्पेस ली, उसके पास अभी स्पेस बच रहा था, उसने आई टैग को दे दी कि हाँ तुम भी आ जाओ। ऐसे ही अगर मैं और इनलाइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो हमारे पास बी टैग आ जाएगा, आई एम बी टैग, ये भी इनलाइन एलिमेंट है। तो देखो ये भी बगल में ही आ रहा है, जितनी इन्हें स्पेस चाहिए तभी तक ये एक दूसरे के बगल में आते रहेंगे जब तक ये स्पेस फुल ना हो जाए। लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसा नहीं करते, वो कहेंगे हमें नया ही स्पेस चाहिए पूरा। जैसे अगर मैं पी टैग लिख दूँ, ये आई एम ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो अब देखो पी टैग नीचे आ गया, जबकि यहाँ पे स्पेस है, अभी यहाँ पे अभी इतना सारा स्पेस है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पी टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और उसे पूरी विड्थ चाहिए, तो वो हमेशा बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेगा। और अगर हम इसके नीचे कोई इनलाइन एलिमेंट लिख भी देना, पी टैग के बाद मैंने लिख दिया बी टैग, तो बी टैग अगले लाइन में वो भेज देगा, नीचे भेज दिया उसने, वो अपने पास रखेगा ही। तो ये होते हैं हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट अपने विड्थ के अकॉर्डिंग स्पेस रखते हैं और अपने नेक्स्ट आइटम को अपने ही रो में स्पेस दे देते हैं कि ठीक है आ जाओ तुम भी सेट हो जाओ। लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स नहीं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बिल्कुल फुल विड्थ लेते हैं, जितनी स्क्रीन है उतनी वो विड्थ लेते हैं प्रॉपर। क्लियर है। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। बाकी इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, जैसे मैंने पिछले क्लास में नोट्स दिए थे बिल्कुल PDF फॉर्मेट में, वैसे ही तुम्हें इसका भी नोट्स प्रॉपर मिल जाएगा। इसका कोड भी तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगा, गिटहब पे तुम्हें नोट्स भी मिल जाएगा, ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें इनलाइन एलिमेंट क्लियर हो गया होगा और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्लियर हो गया होगा। पी टैग के अलावा डिव टैग जो है वो भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही है। उसके अलावा जो हमारे सिमेंटिक टैग्स हैं जैसे कि हेडर टैग, हेडर, ये भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। उसके बाद आर्टिकल टैग, ये सब हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये बात अब बंद करते हैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब हम आते हैं आई फ्रेम पे। आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम टैग क्या करता है, आई फ्रेम टैग के अंदर हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक दूसरे की वेबसाइट लिस्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं
कैसे देखो, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे gtext.in पे। मान के चलो कि ये वेबसाइट तुम्हें अपनी वेबसाइट में दिखानी है। तुमने इसका यूआरएल कॉपी किया, तुमने एक आई फ्रेम बनाया, आई फ्रेम, और इस एसआरसी में लिंक पेस्ट कर दिया उस वेबसाइट का। तो देखो वो वेबसाइट यहाँ पे लग गई है, दिख रही है यहाँ पे, वो पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पे लिस्ट हो गई है और ये चलेगी भी। तुम इसकी हाइट विथ मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसकी हाइट कर दी 500 पिक्सल और विथ कर दी 600 पिक्सल। तो देखो चल रही है वेबसाइट पूरी की पूरी, बिल्कुल वही वेबसाइट अब यहाँ पे चल रही है। तो आई फ्रेम का यूज करके तुम किसी की वेबसाइट को अपने वेबसाइट में दिखा सकते हो, बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हो इस तरीके से कि उसे लगेगा कि वो तुम्हारी ही वेबसाइट में है। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 900 पिक्सल, थोड़ा और करते हैं 1200 पिक्सल कर। तो जीटेक की पूरी वेबसाइट इस वाले में जो हम लोग पेज बना रहे हैं उसमें आ गई है। कैसे? आई फ्रेम के यूज से, आई फ्रेम का यूज करके हमने वो पूरी वेबसाइट यहाँ कर दी। और आई फ्रेम का यूज कहाँ से कर सकते हैं? आई फ्रेम का यूज होता है, तुम्हें अगर पीडीएफ वगैरह शो करनी है तुम आई फ्रेम में पीडीएफ वगैरह शो कर सकते हो। आई फ्रेम में तुम वेबसाइट से शो कर सकते हो, वीडियोज वगैरह भी डाले जा सकते हैं। जैसे यूट्यूब की वीडियो अगर तुम्हें अपने पे इंटीग्रेट करना है तो मैं आ जाता हूँ एक बार को यूट्यूब, मैं यूट्यूब पे आ गया। एक सेकंड के ना बस लोड हो जाए। हाँ। मैंने सर्च किया @gtex क्लास। अब देखो ये पोर्टफोलियो वाली वीडियो है जिसमें मैं पोर्टफोलियो बनाना सिखाया था, ये फर्स्ट डे वाली वीडियो है HTML बेसिक वाली। अगर इसको मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ, करना क्या है इसको लिस्ट करने के लिए अपनी वेबसाइट में ये वीडियो इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें ये 3 डॉट पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो तुम्हें ये यूट्यूब का लिंक मिल रहा है, ये लिंक होता है शेयर करने के लिए। यहाँ पे तुम्हें एक बटन दिखेगा एम्बेडेड, इस एम्बेडेड पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे तुम्हें आई फ्रेम में एक कोड मिल गया। इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लो और आ जाओ अपने कोड के अंदर। यहाँ पे मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ और लिख देता हूँ HTML वीडियो 1 और उसके बाद मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया। अब चेक करते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो देखो यहाँ पे हमारा हेडिंग आ गया HTML वीडियो 1 और ये आई फ्रेम लगा हुआ आ गया। तुम यहाँ पे क्लिक करके वीडियो प्ले कर सकते हो, बिल्कुल साउंड वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो, सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, स्पीड वगैरह मेंटेन कर सकते हो, क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो, इस तरीके से। तो अब ये यूट्यूब की वीडियो ना तुम्हारे बिल्कुल वेबसाइट में इंटीग्रेट है, बिल्कुल तुम्हारी ही वेबसाइट में। पेज को रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ की हाइट वगैरह कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो ये आई फ्रेम टैग है, सिंपल सी बात है, आई फ्रेम टैग है। आई फ्रेम में हम विथ और हाइट यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो तुम यहाँ से आई फ्रेम में विथ कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो इसने भी SRC डाला है, मैंने भी SRC डाला था। SRC का यूज करके हम लोग वीडियोज वगैरह भी दिखा सकते हैं, PDF वगैरह दिखा सकते हैं। इन सारे कामों के लिए हम लोग आई फ्रेम का यूज करते हैं। ऐसे ही एक और काम है जो तुम कर सकते हो, मैंने यहाँ पे H1 लिख दिया और लिख दिया गूगल मैप। ठीक है, अब आ जाते हैं गूगल पे। मैंने यहाँ पे सर्च किया गूगल मैप और यहाँ से मैंने गूगल मैप ओपन कर लिया। किसी भी मैप को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, गूगल मैप ओपन कर लिया, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया दिल्ली। तो दिल्ली इतना बड़ा एरिया है। अब देखो यहाँ पे शेयर का बटन दिख रहा है, शेयर का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे है लिंक सेंड करने का, ये लिंक तुम यूजर्स को भेज सकते हो। किसी को भी अगर दिल्ली का मैप तुम्हें भेजना है तुम लिंक भेज दो, लेकिन वेबसाइट में लगाने के लिए यहाँ पे देखो लिखा है एम्बेड अ मैप, तो इस पर क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे आई फ्रेम का एक कोड मिल रहा है, ये कोड कॉपी करो और अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दो, लग गया तुम्हारा मैप। ये देखो ये रहा गूगल मैप और यहाँ पे आ गया तुम्हारा मैप।
अब देखो यहाँ पे टारगेटेड भी दिल्ली है क्योंकि हमने दिल्ली सर्च करके करा था इसलिए। ऐसे ही तुम कोई भी एरिया सर्च करके भी कर सकते हो स्पेसिफिक। जैसे मान लो दिल्ली के अंदर मुझे लाल किला बस दिखाना है तो मैंने सर्च किया लाल किला। देखो मैप जूम होकर लाल किला पे आ गया। अब मैं इसे शेयर करूँगा और एम्बेड कर लूँगा अपनी वेबसाइट में। अब जो एरिया दिखाएगा वो लाल किला के नाम से दिखाएगा। अब ये एरिया दिखा रहा है लाल किला, यहाँ पे लिखा भी है प्रॉपर लाल किला। तो इस तरीके से वेबसाइट्स में मैप को इंटीग्रेट किया जाता है। किसी भी मैप को ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे मेरे पोर्टफोलियो पे अभी दिखता है, दिखा रहा हूँ मैं, ये कॉन्टैक्ट में ये जो मैप दिखता है ये मैप भी इसी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है, सेम आई फ्रेम टैग को कॉपी करके। आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि यूट्यूब वीडियो को कैसे इंटीग्रेट करना है अपनी वेबसाइट में, गूगल मैप को कैसे इंटीग्रेट करना है और आई फ्रेम का यूज करके वेबसाइट को कैसे इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? इतनी चीज़ें हो गई, आई फ्रेम भी हमने कंप्लीट कर ली। अब एक दो जो एक्स्ट्रा टैग्स हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक टैग है, ये सब यूज बहुत कम होता है लेकिन देखने को बहुत कम ही मिलते हैं लेकिन प्रीसियस है। कोड कोड टैग, इसके अंदर मैं हेलो लिखता हूँ तो देखो ये कोडिंग के फॉर्मेट में हल्का सा दिखता है। और इसके लिए पहले मैं ना 4-5 DR लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये जो टेक्स्ट है नॉर्मल टेक्स्ट से ही अलग दिख रहा है, ये कोडिंग फॉर्मेट का टेक्स्ट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नॉर्मल टेक्स्ट, पी टैग के अंदर मैंने हेलो लिख दिया तो देखो ये हेलो देखो और ये हेलो देखो, इन दोनों के फॉर्मेट्स अलग हैं। इस तरीके से अगर तुम्हें थोड़ी सी कोडिंग की फॉर्मेट में कोई चीज़ दिखानी हो तो तुम कोड टैग का यूज कर सकते हो। कोड टैग के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो तुम्हें हल्का सा कोडिंग वाला फॉर्मेट देगा। तो कोड टैग के अंदर तुम लिख सकते हो where x equal to 10 और where y equal to 20, where c equal to g equal to x plus y console.log g। तो ये देखो ये हल्का सा कोडिंग फॉर्मेट में तुम्हें दिख रहा है। अब ये सिंगल लाइन में दिख रहा है, क्लियर है? लेकिन मैंने तो यहाँ पे एंटर कर करके स्पेसेस दे दे के लिखा है, फिर भी ये सिंगल लाइन में दिख रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे मान के चलो कि ये पी टैग ही है, मैंने कहा हेलो जी टैग फैमिली लिख दिया। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक स्पेस है तो मैंने फैमिली के बीच में ना और स्पेस दे दी, फिर भी यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पेस दिखा रहा है। मैंने वेबसाइट रिलोड कर दी, फिर भी सिर्फ एक ही स्पेस दिखा रहा है। तो HTML में कभी भी एक स्पेस से ज़्यादा स्पेस काउंट नहीं होते हैं। इसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा एंटिटीज वगैरह का यूज करना होता है अगर एक से ज़्यादा स्पेस में देना है। क्या क्या एंटिटीज हैं तो देखो, सिंगल स्पेस के लिए अगर तुम सिंगल स्पेस देना चाहते हो उसके लिए $NBSP ये होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे इतनी स्पेस दी थी कोई काम तो आया नहीं, सिर्फ एक ही स्पेस काम आया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ $NBSP, तो देखो एक स्पेस और बढ़ गया। ऐसे ही मैं इसे कितना भी कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, 2 3 4 5। तो अब इसके बीच में 5 स्पेस है। ऐसे ही और कर सकते हैं, तो इतना स्पेस आ गया। तो सिंगल सिंगल स्पेस देने के लिए हम लोग जिस एंटिटी का यूज करते हैं वो है NBSP। एक टैब के बराबर स्पेस देने के लिए 1 टैब यानी 4 स्पेस के बराबर, 4 स्पेस सिंगल टाइम, उसके लिए यूज करते हैं NBSP ENSP। चेक कर लेते हैं, मैंने लिखा $ENSP। तो अब ये एक ही बार में ना 4 का स्पेस लेगा।
एक और बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक टैग के बराबर स्पेस है। क्लियर है? तो एक्स्ट्रा एंटिटीज का यूज करके हम लोग और ज़्यादा स्पेसेस दे सकते हैं। ये तो एक तरीका है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे पी टैग में लिखा हेलो दिस इज अनीस लिखा, लेकिन ये एक ही लाइन में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैंने जितना स्पेस वगैरह दे के लिखा है उतना ही आए, कोई कम ज़्यादा ना आए। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्री टैग, पी की जगह प्री टैग। प्री टैग की खास बात यह है कि तुमने जितना स्पेस वगैरह दिया है ना, जितना एंटर वगैरह दिया सब काउंट होगा। तो अब देखो मैंने लिखा था हेलो दिस इज अनीस हियर, देखो उसने प्रॉपर वैसे लिख के दिया हेलो दिस इज अनीस हियर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और हेलो तो वो यहीं पे हेलो आएगा। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो वो उतना स्पेस भी दे देगा, दिख रहा है? अगर मैं इधर से स्पेस दे दूँ तो वो इधर से भी स्पेस दे देगा। तो प्री टैग में वो चीज़ें होती हैं एज इट इज जैसे हमने लिखी है बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट करने के लिए प्री टैग का यूज होता है। और जब बैक एंड करोगे तो इस टैग की बहुत नीड पड़ेगी। तो प्री टैग में जैसे तुम टेक्स्ट लिखते हो सेम टू सेम वैसे ही प्रिंट होती है। प्री टैग वगैरह में क्या है कि ये लोग अपने हिसाब से फॉर्मेट कर देते हैं, स्पेसेस एक से ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम मल्टीपल स्पेसेस दे सकते हो। इतना स्पेस आ गया क्योंकि मैंने उतना स्पेस दिया था इसे। तो प्री टैग याद रखना, प्री टैग बहुत यूज होगा अगर तुम बैकएंड में काम करोगे, नीड पड़ती है हमें। तो हमने ये चीज़ें देख ली, प्री टैग देख ली, कोड टैग देख ली। इसके बाद अब हम लोग आते हैं एक मेन टॉपिक HTML के फॉर्म्स। तो HTML में फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होता है? तो सबसे पहले मैं इन सबको कमेंट करते जाता हूँ। जब ये कोड अपलोड होगा तो तुम्हें एज इट इज मिल जाएगा, इस वजह से कमेंट कर दे रहा हूँ मैं। बाकी तुम्हें नोट्स तो मिल ही जाएगा। वेबसाइट हमारी क्लियर होगी। अब हम आते हैं फॉर्म पे कि HTML में फॉर्म क्या होता है। फॉर्म बनाने के लिए हम लोग फॉर्म टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे एक्शन होता है जो बैकएंड के केस में यूज होता है, अभी के लिए हम एक्शन को नहीं जानते, बस फॉर्म टैग हमने लिखा। फॉर्म टैग लिखने के बाद अब फॉर्म में क्या होते हैं, फॉर्म में क्या होता है, इनपुट बॉक्स होता है जहाँ पे हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, टेक्स्ट वगैरह लिखा है। लेबल होता है यानी बताता है लेबल कि किसके लिए इनपुट बॉक्स है और इनपुट बॉक्स किस लिए हमने बनाया है, वो सारी डिटेल्स लेबल में हम लोग दे सकते हैं। मल्टीपल टाइप के इनपुट बॉक्स होते हैं, जैसे इनपुट के केस में इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप टाइम, इनपुट टाइप और क्या होता है। चलो काम करते हुए देखते हैं। मैंने फॉर्म लिखा, फॉर्म के अंदर अभी कुछ देख नहीं है। मैंने पहले एक लेबल बनाया नेम के लिए, नेम, या मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। यहाँ पे आ गया एंटर योर नेम, ठीक है। इसके नीचे गया, मैंने यहाँ पे इनपुट बनाया, इनपुट, और टाइप क्या रहेगी, तो नाम में हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं यानी ABCD लिखते हैं, इसलिए हम लोग इनपुट टाइप इसका रखेंगे टेक्स्ट। तो देखो एक हमारे पास इनपुट बॉक्स है, हम इसमें ABCD लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह सब चीज़। क्लियर है? तो हमने नेम के लिए एक इनपुट बॉक्स बना लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक BR दे देता हूँ। BR देने से क्या होगा कि अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जो भी आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ना, ये पूरे का पूरे लेबल और इनपुट टैग इनलाइन एलिमेंट्स हैं, तो एक ही रो में आते रहेंगे। तो मैंने BR टैग लेके उसे नीचे कर दिया। अब मैं यहाँ पे लेबल लिखता हूँ, ये मैं लिखता हूँ नेम के बाद क्लास, एंटर योर क्लास, और यहाँ पे मैंने एक इनपुट बनाया
अब उसका जो क्लास होगा वो ABCD तो होगा नहीं, सिर्फ 1 2 होगा। तो मैंने इसको कह दिया इनपुट टाइप नंबर लेगा। इनपुट टाइप नंबर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर लेगा। यहाँ पे 2 दिया। अब एंटर योर क्लास में मैंने दे दिया यहाँ पे डॉट। अब ये सिर्फ और सिर्फ नंबर लेगा, इसमें ABCD अगर हम एंटर करते हैं तो लेगा ही नहीं। ठीक है, ये बस 1 2 ही लेगा। उसके अलावा एक चीज़ और देखो, इनपुट टाइप नंबर पे जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी बटन्स नहीं आते हैं। इनपुट टाइप जब हम नंबर में सॉरी इनपुट टाइप टेक्स्ट में कुछ भी नहीं आता है। इनपुट टाइप नंबर में यहाँ पे 2 बटन्स मिलते हैं, इन पर भी क्लिक करके तुम नंबर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 100 लिखा और अब मैं क्लिक करके भी अप डाउन कर सकता हूँ। इनपुट टाइप नंबर में ये 2 बटन से मिलते हैं, क्लिक करके। तो हमने इनपुट टाइप नंबर देख लिया। अब मैं यहाँ पे एक और लेवल बनाता हूँ, लेवल चूज योर सेक्शन के लिए, चूज योर सेक्शन कि किस सेक्शन में हूँ। अब सेक्शन चूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं रेडियो बटन। तो मैंने लिखा इनपुट, रेडियो बटन बनाना ध्यान से देखना, इनपुट टाइप में आ जाएगा रेडियो। अब इस केस में 2 चीज़ें हैं, पहला इसका आएगा नेम। तो मैंने इसका नाम दे दिया, ये है सेक्शन ए के लिए, यहाँ पे लिख दिया ए। तो देखो एक गोला बन के आ गया और उसके बाद ए लिखा हुआ, यानी ए सेक्शन का ये गोला है। क्लिक करते ही सेलेक्ट होता है। सेम ऐसे ही मैंने बना दिया बी के लिए, बी। अब बात यह है ना कि देखो अभी दोनों का नेम सेम है और एक मैंने रख दिया सी के लिए। टोटल मान लो मेरा स्कूल में 3 सेक्शन है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब इसमें जो नाम है तीनों के अभी सेम है, दिख रहा है तुम्हें, नेम में मैंने तीनों के ए डाला है, तीनों के नेम सेम है। अगर मैं तीनों के नाम अलग अलग कर दूँ, बी वाले में बी कर दूँ, सी वाले में सी कर दूँ, तो ये तीनों सेलेक्ट हो सकते हैं एक ही बार में। तो ये गलती कभी नहीं करना है। रेडियो बटन के जो नाम होंगे हमेशा एक ही जैसे रखने हैं। एक ही जैसे रखने से क्या होगा कि तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। रेडियो बटन में हमेशा यही होता है कि 3 में से या जितने भी हमने रेडियो बटन दिए हैं उनमें से कोई एक बस सेलेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए इनके नेम को सेम रखना जरूरी है। तो मैं इनके नेम पर रख देता हूँ सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन के लिए बनाए गए हैं। तो मैंने लिख दिया सेक्शन, बी की जगह भी सेक्शन और सी की जगह भी सेक्शन। अब मैं तीनों में से कोई एक वर्ड चूज कर पाऊँगा। तो हमने इनपुट टाइप रेडियो भी देख लिया। इसके बाद मैं BR टैग लगा देता हूँ। अब हम आते हैं डेट, एंटर योर या एंटर योर नेम बस लिख देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, तो उसका बर्थडे कब आता है। इसके लिए हमारे पास है इनपुट टाइप डेट। इनपुट टाइप डेट से क्या होगा कि इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पे एक कैलेंडर आ जाएगा, इस पर क्लिक करके कैलेंडर ओपन हो जाएगा और तुम यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हो इस तरीके से, और वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तुम चाहो तो क्लिक करके लिख भी सकते हो 28/5/2027, या फिर कैलेंडर पे भी क्लिक करके लिख सकते हो। अब मान लो कि वो बहुत अच्छा आदमी है और उसे अपना टाइम भी याद है बर्थ का, तो मैंने उसके लिए एक और बना दिया टाइम, और यहाँ लिख दिया बर्थ टाइम कि वो अपना बर्थडे का टाइमिंग भी बता दे। इसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट टाइप टाइम। इनपुट टाइप टाइम से क्या होगा कि हम टाइम ले सकते हैं उसका। इस घड़ी पे क्लिक करके घड़ी ओपन हो जाती है, तो यहाँ से तुम टाइम चूज कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो क्लिक करके बता सकते हो कि 8:15। इस तरीके से क्लियर है। इतनी चीज़ें हमने देख ली, इनपुट टाइप टेक्स्ट देख लिया, इनपुट टाइप नंबर देख लिया, रेडियो बटन्स देख लिए, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट देख ली, टाइम देख ली। अब हम आते हैं ईमेल आईडी पे। तो हमने एक लेवल बनाया कि अब तुम अपना ईमेल आईडी बताओ।
लिख दिया एंटर योर ईमेल। क्लियर है? इनपुट टाइप ईमेल। अब इनपुट टाइप ईमेल है, अब हम यहाँ पे ईमेल लिख सकते हैं। इस तरीके से इनपुट टाइप ईमेल है। ईमेल तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट में लिख सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, अभी जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तब देखेंगे कि इनपुट टाइप ईमेल में और इनपुट टाइप में क्या, इनपुट टाइप टेक्स्ट में अंतर क्या है। ये टेक्स्ट देना बस। अब हम आते हैं बटन्स में, क्योंकि हमने फॉर्म बना लिया, हमने इतने सारे फॉर्म बना लिए, इतनी सारी चीज़ें बना ली। अब हम इस फॉर्म को सेव भी करेंगे, तो उसके लिए हमें बटन चाहिए सेव वाला। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन और यहाँ पे लिख दिया सेव। यहाँ पे बटन आ गया सेव का। अब देखो क्लिक कर रहा हूँ मैं, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हमारे पास सेव का बटन आ गया। बटन में भी टाइप हम दे सकते हैं कि इसका बटन का टाइप बटन रखना है, मेन्यू रखनी है, रिसेट रखना है या सबमिट रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट बटन का टाइप सबमिट होता है, यानी तुम उस पर क्लिक करोगे तो वो फॉर्म को सबमिट करेगा। और एक और बटन हम बना लेते हैं फॉर्म रिसेट करने के लिए। मान लो फॉर्म हमने गलत भर दिया, उसको रिसेट करने के लिए बटन टाइप रिसेट, यहाँ पे लिख देते हैं रिसेट। हो गया, मैंने भरना शुरू किया, मैंने यहाँ पे डिटेल्स भरी, यहाँ पे डिटेल्स भरी अपने, यहाँ पे भरा, वेट, यहाँ पे भरा, यहाँ पे भी फिल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ भी मैंने भर दी और टाइमिंग भी मैंने भर दिया, ईमेल आईडी भी मैंने भर दी। मान लो कि मुझे पूरे फॉर्म को एक बार में रिसेट करना है, तो मैं इस रिसेट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये पूरे फॉर्म को एक बार में रिसेट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका बटन टाइप है रिसेट, तो इस वजह से क्लिक करते ही पूरा फॉर्म खाली हो जाएगा। अब मैं फिर से डिटेल्स भर लेता हूँ और अब मैं सबमिट करता हूँ। टाइमिंग भी भर ली मैंने और ईमेल भर लिया और सेव किया। तो ये कह रहा है कि नहीं, तुमने @ छोड़ दिया है। सेव करने में क्या कह रहा है, @ तुम्हारा मिसिंग है। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट टाइप ईमेल दिया था और इनपुट टाइप ईमेल में हमेशा ये चीज़ होता है कि तुम्हें @ लिखना ही लिखना है। तो अब मैं सही से अपना ईमेल लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने ईमेल सही से। अब मैं सेव करता हूँ, तो देखो फॉर्म सेव हो गया, डेटा हमारा चला गया सेव पे क्लिक करने के बाद, मतलब हमारा फॉर्म सेव हो गया। अभी के लिए बस इतना ही काम है कि क्लिक करने पे हमारा डेटा चला गया। अब हम इसमें और भी काम कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये हमारा इनपुट बॉक्स नेम है, इनपुट बॉक्स नेम ये है, हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स दिया है। मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट पास कर सकता हूँ, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में लिख दिया एंटर योर नेम, तो ये इसके अंदर लिख के आ जाएगा एंटर योर नेम, उस बॉक्स के अंदर। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, जैसे लिखना शुरू करेंगे तो वो हट जाएगा, हमारा वाला टेक्स्ट हट जाएगा। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से ये वैल्यू हम लोग सेट करते हैं। मैंने कह दिया एंटर योर नेम, तो एंटर योर नेम आ रहा है, मैं बस लिख देता नेम, तो यहाँ पे बस नेम आता है। क्लियर है? उसके बाद इसमें एक चीज़ और है, मैं अगर इस नेम फील्ड को ना भी भरूँ, ठीक है, मैंने क्लास भर दी, अपने सेक्शन चूज कर दिया और बस सेव कर दिया, तो भी फॉर्म हमारा सबमिट हो जा रहा है। बता ही नहीं रहा है कि किसको भरना इंपॉर्टेंट है, किसको भरना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है रिक्वायर्ड। मैंने यहाँ पे लगा दिया रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड से क्या होगा कि मैं तब तक फॉर्म सेव नहीं कर सकता जब तक ये वाला फील्ड ना भरूँ। क्या कह रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो रिक्वायर्ड से अब इसे फिल करना कंपलसरी हो गया। मैं जब भी सेव करने जाऊँगा तो ये भरना जरूरी है, ये नहीं भरा रहेगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड फील्ड से ये होता है। इस तरीके से हम रिक्वायर्ड सब में डाल सकते हैं। मैंने नंबर को भी रिक्वायर्ड कर दिया। सेक्शन को करने के लिए रिक्वायर्ड इसको रहने दो, डेट को रिक्वायर्ड कर दिया, टाइम को भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा ये,
ईमेल आईडी को भी रिक्वायर्ड कर दिया। अब क्या होगा, 1 बाय 1 चेक करेगा। नेम कह रहा है ज़रूरी है, मैंने नेम फिल कर दी, सेव किया। कह रहा है क्लास भी ज़रूरी है, क्लास भी मैंने फिल कर दी, फिर सेव किया। अब कह रहा है डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है, डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर दी, सेक्शन चूज कर दिया, सेव किया। कह रहा है टाइम भी ज़रूरी है, टाइम फिल कर दिया, फिर सेव किया। तो कह रहा है ईमेल आईडी ज़रूरी है, मैंने ईमेल लिख दी, फिर सेव किया। कह रहा है नहीं नहीं, @ वाला ईमेल होना चाहिए, सही वाला, मैंने सही वाला ईमेल लिख दिया। और अब सेव करता हूँ, तब ये फॉर्म सेव होगा। तो इस तरीके से फॉर्म को हम लोगों ने थोड़ा बहुत वैलिडेट भी करना देख लिया कि थोड़ा बहुत फॉर्म को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, प्लेस होल्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं हम, रिक्वायर्ड वगैरह की चीज़ें कैसे डाल सकते हैं। तो आई होप कि तुम्हें ये फॉर्म की चीज़ें समझ में आएगी होगी कि फॉर्म कैसे बनता है HTML में। अब इस पूरे फॉर्म के बाहर तुम एक और चीज़ कर सकते हो। पूरा फॉर्म आ रहा है, सब खाली खाली से दिख रहा है, तो तुम इसको ऐसे कर दो, वेट, फॉर्म फिल्ड होता है आई थिंक, या फॉर्म स्टेट होता है, फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कट करा, फील्ड सेट, फील्ड सेट के अंदर अगर इस सब को रख दोगे तो देखो एक बॉक्स बन के आया। ये जो बॉक्स बन के आया है ना, ये फील्ड सेट का काम है। फील्ड सेट इस पूरे के पूरे फॉर्म को एक बॉक्स के अंदर रख देता है। इस तरीके से तुम्हारा फॉर्म दिखता है। आई थिंक हम लोग इसमें कैप्शन भी दे सकते हैं। कैप्शन दे दिया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कैप्शन यहाँ नहीं काम कर रहा है। फॉर्म का टाइटल होता है यार, कुछ तो होता है जिससे फॉर्म भी सेट होता है, एक हेडिंग इसकी भी आती है, अभी नहीं। तो फील्ड सेट हमने देख लिया। फील्ड सेट से क्या होता है कि हमारे सारे फॉर्म के बाहर एक बॉर्डर बना देता है, एक बॉक्स बना देता है, जिससे पता होता है कि ये हमारा फॉर्म है। तो हमने HTML लगभग पूरा ही ख़त्म कर लिया। अब HTML में ऐसी कोई भी खास चीज़ रह नहीं गई है। बाकी एक दो टैग्स अगर छूट रहे होंगे तो वो हम लोग CSS करते हुए कवर करेंगे। अब इन फॉर्म्स वगैरह को स्टाइल वगैरह करने की बात होगी, तो जब नेक्स्ट टाइम से हमारी CSS की क्लासेस चलेंगे तो हम लोग उसमें करेंगे। अब तुम लोगों को होमवर्क में क्या करना है, तुम्हें आना है W3 स्कूल की वेबसाइट। W3 स्कूल की वेबसाइट पे आ गए, इसे ओपन करना है और HTML के सेक्शन में आ जाना है। HTML के सेक्शन को जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे, तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा एग्जाम्पल, एडिटर, क्विज, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आ जाना है और एक्सरसाइज में देखो, टेस्ट योर HTML स्किल विथ एक्सरसाइज फॉर फ्रॉम ऑल कैटेगरीज। तुम यहाँ से अपने HTML को तुम कितना समझ पाए हो अभी तक, उसे तुम टेस्ट कर पाओगे कि क्या तुम्हें HTML आ गई पूरी तरीके से या नहीं आई। तो तुम इनके टेस्ट को देके कंफर्म कर पाओगे। तो जैसे मैं इंट्रोडक्शन पर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। इस तरीके से चीज़ें तुम कंप्लीट करके देख सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग CSS